गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। करने वाले हैं और लास्ट क्लास तक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस हमने कैलकुलेट कर लिए थे, 2 चार्जेज की वजह से और 3 चार्जेज की वजह से। ठीक है, अब देखो आज का जो टॉपिक है वो है वर्क इन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसमें एक डाइपोल को हम रोटेट कराएंगे, उसमें वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, हम कई तरह से उसको रोटेट करा के देखेंगे, उस अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कंडीशंस में हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, आसान टॉपिक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है, लेफ्ट टू राइट इस तरह से मान लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरली ऐसे डिनोट करते हैं हम। यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ई वेक्टर लेफ्ट टू राइट इस तरह से मान लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपका। ठीक है, इसमें एक डाइपोल जो है वो सपोज थीटा एंगल पे रखा हुआ था और उसको हमें रोटेट कराना है। ठीक है, डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल -q + q बीच की डिस्टेंस ट्वाइस a, इसको हम AB से डिनोट कर लेते हैं। डाइपोल को AB है डाइपोल, और ये सपोज थीटा एंगल पे रखा हुआ है। कितने एंगल पे रखा हुआ बेटा? थीटा एंगल पे। तो इसको रोटेट करना है, फिर थीटा एंगल से हम अलग एंगल तक इसको रोटेट करना है, थीटा से θ1 कुछ भी जो भी एंगल। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज इसको हम रोटेट करेंगे। एक्चुअल में इस पर टॉर्क लगता है। जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे रखा होता है तो उस पर टॉर्क लगता है P sin θ, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है ना, तो वो टॉर्क हम फाइंड आउट कर चुके हैं। टॉर्क ऑन डाइपोल when it situated at angle, torque on dipole when it situated at angle theta in uniform electric field, tau equals to PE sin theta, ध्यान से देख बेटा, जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे सिचुएटेड है तब उस पर टॉर्क कितना लगता है? P sin θ फाइंड आउट कर चुके फर्स्ट चैप्टर में। वेक्टर फॉर्म था टॉ वेक्टर इक्वल्स टू P क्रॉस E, और इस टॉर्क की वजह से ये डाइपोल जो है वो रोटेट करता है। इस टॉर्क की वजह से ही डाइपोल क्या करता है? एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज जो भी हाँ होगा ये रोटेट करता है। ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन भी निकाली थी, राइट हैंड रूल से सारा कॉन्सेप्ट हमारा सीखा हुआ है। तो इतना टॉर्क इस पे लगा हुआ है जब ये थीटा एंगल पे रखा हुआ है, बिल्कुल सही है। अब अगर मैं इसको थीटा से स्मॉल एंगल या स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, dθ रिप्लेस करूं, इसको dθ रोटेट करूं, उसमें वर्क डन कितना होगा? देखो आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से वर्क डन पढ़ा था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, एक ऑब्जेक्ट रखा है इसका मास m है, अगर मैं इस पे F फोर्स लगाता हूँ, फोर्स लगाने से ये डिस्प्लेस होके यहाँ पहुँच जाता है। सपोज dx डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स F है, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वर्क डन dw इक्वल टू आप लिखते हो F dx, जनरल लिखते हो। अगर हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एक स्ट्रेट लाइन पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एक ब्लॉक था जिस पे फोर्स लगाया, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट dx हुआ, देन वर्क डन कितना हुआ इस पे dw F dx। ये तो इस केस में। अगर हम रोटेशन वाले केस में वर्क डन की बात करेंगे बेटा, तो ये चीज भी हम सीख चुके हैं। ये चीज भी हम 11th क्लास में सर्कुलर मोशन में हमने अच्छे से पढ़ लिया था कि अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इसको हमें रोटेट करना है तो इस पर हमें टॉर्क लगाना होगा, इस पर हमें फोर्स लगाना होता है इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से फोर्स लगाऊंगा तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी होगा, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट dθ हुआ। टॉर्क सपोज टॉ था, तो इस केस में जो वर्क डन होगा dw वो होगा टॉ dθ। dw की वैल्यू कितनी होगी बेटा? टॉ dθ। ये क्लास 11th में हम डिस्कस कर चुके हैं सर्कुलर मोशन में। अगर सर्कुलर मोशन के अंदर अपन किसी पार्टिकल को मूव कराना चाहते हैं तो उस पार्टिकल पे टॉर्क लगता है, सर्कुलर मोशन में टॉर्क लगता है, और उसकी वजह से जो वर्क डन होता है उसको हम लिखते हैं dw इक्वल टू टॉ dθ। जब सर्कुलर मोशन होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। सपोज हमने बोला कि यहाँ से यहाँ तक उसको डिस्प्लेस कराया, रोटेट कराया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट dθ था। टॉ की बात कर ली तो ये वैल्यू थी dw इक्वल टू टॉ dθ। इस केस में हम जानते हैं।
ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं कि इस डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैं डी थीटा डिस्प्लेस करूं, डी थीटा रोटेट करूं, ठीक है ना। सपोज पहले ऐसे थीटा एंगल पे था, अब आपने इसको ऐसे लिख दिया, आपने इसको डी थीटा रोटेट कराया, ए बी को आपने क्या किया, डी थीटा रोटेट करा दिया, तो उस स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन होगा और वो हमें कैलकुलेट करना है। द वर्क डन, लिखो द वर्क डन ड्यू टू रोटेशन ऑफ डाइपोल, वर्क डन ड्यू टू रोटेशन ऑफ डाइपोल, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ड्यू टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, ड्यू टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d theta, the work done due to angular displacement d theta of dipole is dw equals to tau d theta, equation number 2, dw equals to tau d theta, यही लिखोगे आप। फॉर्मूला क्लियर हो गया आपको अच्छे से कि अगर मैं उस डाइपोल को डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेस करूं तो उसमें वर्क डन कितना होगा, टॉ डी थीटा। आपको इक्वेशन फर्स्ट से टॉ की वैल्यू यहां पुट करनी है यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट से आप टॉ की वैल्यू यहां पुट कर लो, देन स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा डी थीटा, इक्वेशन नंबर 3, पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब मान लो मैं एक कंडीशन रख दूं, ये तो डी थीटा डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन आ गया। अगर मुझे डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करना हो, कि इनिशियल कंडीशन में वो थीटा 1 एंगल पे था और थीटा 1 से हम फाइनल उसको थीटा 2 तक डिस्प्लेस करें, रोटेट करें, उस सिचुएशन में टोटल वर्क डन कितना होगा, तो लिखेंगे टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन टू रोटेट, total work done to rotate the dipole, total work done to rotate the dipole from theta 1 to theta 2 is इंटीग्रेशन dw। क्या करना होता है बेटा, टोटल कैलकुलेट करने के लिए हमेशा इंटीग्रेशन, इधर थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो थीटा की लिमिट हो गई थीटा 1 टू थीटा 2 पी ई साइन थीटा डी थीटा, पी ई साइन थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन हो गया डब्लू, पी ई कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। अब आपको केवल साइन थीटा का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, आंसर आ गया। ध्यान से देखो, साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, देन डब्ल्यू इक्वल्स टू पी ई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपने देखा माइनस कॉस थीटा, लिमिट हो गई आपकी थीटा 1 टू थीटा 2, चाहो तो माइनस को बाहर ले लो और फिर लिमिट पुट कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन डब्ल्यू इक्वल्स टू आंसर आया पी ई, माइनस बाहर ले लिया, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, देन डब्ल्यू इक्वल्स टू आ गया पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये टोटल वर्क डन अपना कैलकुलेट हो गया टू डिस्प्लेस थीटा 1 टू थीटा 2। आपका जो डाइपोल था इनिशियल कंडीशन में थीटा एंगल पे था, फाइनल कंडीशन में उस रोटेशन के बाद वो थीटा 2 एंगल तक पहुंच गया, उस सिचुएशन में टोटल वर्क डन ये होगा, इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं, कुछ स्पेशल केसेस देखो कि पहली कंडीशन कि वैन थीटा 1 जो है वो 0 डिग्री था और थीटा 2 जो है वो थीटा था। मेरा जो डाइपोल था इनिशियली थीटा 1 0 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही रखा हुआ है, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है। उस सिचुएशन में थीटा 1 तो आपका 0 डिग्री हो गया, थीटा 1 तो कितना हो गया 0 डिग्री, और मान लो आप उसको थीटा एंगल तक, ठीक है ना, कितना भी हो सकता है 30 45 जो भी आप एंगल लेना चाहो, तो थीटा तक उसको रोटेट कर रहे हो,
उस सिचुएशन में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? वैसे तो ये फॉर्मूला अच्छा है, बट इसमें कंडीशन पुट कर सकते हैं, θ1 की जगह 0 पुट कर लो, θ2 की जगह θ पुट कर लो, तो ये कंडीशन आ गई। देन इस सिचुएशन में वर्क डन आया PE cos 0 डिग्री माइनस cos θ, और अब आपको क्या करना है, cos 0 की वैल्यू पुट कर देनी है, 1 होती है क्या, 1 माइनस cos θ। ये टोटल वर्क डन इस सिचुएशन में आ गया, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, सेकंड केस, व्हेन θ1 0 डिग्री, θ2 को आपने लिखा 90 डिग्री। θ1 0 डिग्री था, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ही था आपका डाइपोल, और उसको आपने परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ ऐसे रोटेट करा दिया, ऐसे हो गया, तो उस सिचुएशन में वर्क डन कितना होगा? तो ये कंडीशंस आप यहाँ पुट कर लो, θ1 0 पुट करोगे cos 0 1, θ2 90 पुट करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, 1 माइनस 0 1, 1 मल्टीप्लाई P, तो W कितना हो गया, ओनली P। थर्ड सिचुएशन, θ1 0 डिग्री, θ2 की वैल्यू आपने ले ली 180 डिग्री, डायरेक्ट बोल रहा हूँ वर्क डन। θ1 0 डिग्री cos 0 1 माइनस cos θ2 की जगह 180, cos 180 कितना होता है, -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये +1 और ये +1 कितना हो गया 2, 2 मल्टीप्लाई P कितना हो गया वर्क डन, ट्वाइस PE, ट्वाइस PE। इस तरह से हम अलग अलग कंडीशंस में टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टॉपिक बहुत आसान था, टॉपिक था आपका वर्क डन इन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रोटेट करने में वर्क डन कितना होता है, उसके हमने अलग अलग कंडीशंस पढ़ ली। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट क्यों करता है, कैसे करता है, उसकी रीजन क्या है, तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। ऐसा का ऐसा कॉन्सेप्ट हम मैग्नेटिज्म में भी करेंगे बेटा, चैप्टर नंबर 8 में ऐसा कैसा डेरिवेशन होगा, वहां हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सब कुछ वही होगा, वैसे ही वर्क डन निकालना है, सब कुछ पढ़ेंगे उसमें, ठीक है ना। जैसे यहाँ P होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वहाँ M पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सब कुछ वैसा ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया, कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब लास्ट टॉपिक देखो, इसका एक और लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपके पास टॉपिक होगा पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल ऑफ एन डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, लास्ट टॉपिक भी बहुत आसान है, देखो ध्यान से। पोटेंशियल एनर्जी of an electric dipole in external electric field। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वही आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक डाइपोल को हम लेके आएंगे इनफाइनाइट से, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें फाइंड आउट करनी है इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इनफाइनाइट से एक डाइपोल को लेके आना है, उस केस में वर्क डन कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, और वो वर्क डन ही एज अ पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम में स्टोर होता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वही है क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से लिया हुआ लेफ्ट टू राइट ई की डायरेक्शन। अब आप सोचो कि आपके पास एक डाइपोल है -q + q, -q + q, बीच की डिस्टेंस ट्वाइस ए बी से डिनोट कर लिया इसको हमने। ये आपके पास एक डाइपोल है, इस डाइपोल को आप इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आओगे, इनफाइनाइट से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आना है। तो ध्यान से देख बेटा, जब मैं इसको अंदर लेके आऊंगा तो मैं इसी कंडीशन में लाऊंगा, मतलब मैं सीधा ऐसे ही लाऊंगा पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं ऐसे लेके आ रहा हूं इसको, तो सबसे पहले मेरा देखो इस डाइपोल का -q चार्ज है ना, वो एंटर कर रहा है, और उसके बाद +q। तो ध्यान से देखो, जब ये अंदर आएगा तो इस पे फोर्स लगाएंगे, तो जैसे मैंने इधर से फोर्स लगाया तो मेरा एक्सटर्नल, +q पे तो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, और -q पे ड्यू टू सिस्टम फोर्स लगेगा। -q पे ड्यू टू सिस्टम मतलब इस डाइपोल की वजह से फोर्स लगता है, और +q पे एक्सटर्नल फोर्स लगता है। तो जैसे ये -q एंटर करेगा तो ये -q तो एंटर कर चुका होगा, और +q कितना पीछे रह जाएगा, ट्वाइस ए डिस्टेंस पीछे रह जाएगा।
और जब ये पूरी तरह से अंदर आ जाएगा, सपोज ये माइनस क्यू और प्लस क्यू ट्वाइस ए डिस्टेंस, ए बी डाइपोल जब आपका एंटर कर चुका, ऐसे आप लेके आ रहे हो उसको राइट टू लेफ्ट, तो ये माइनस क्यू जो है ना वो ट्वाइस ए डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा चलता है। ये वाला जो माइनस क्यू है ना वो ट्वाइस ए डिस्टेंस ज़्यादा चला अंदर, ठीक है ना भाई। जब यहाँ पे माइनस क्यू था तो प्लस क्यू बाहर ही था भी, जैसे जैसे माइनस क्यू अंदर जा रहा है तो माइनस क्यू जो है वो ट्वाइस ए डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगा, ज़्यादा जाएगा, तो इसका मतलब इस पे एक्स्ट्रा वर्क डन करना होगा। माइनस क्यू पे क्या करना होगा? एक्स्ट्रा वर्क डन, ठीक है। तो वो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। इस माइनस क्यू पे जो एक्स्ट्रा वर्क डन होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। एक्स्ट्रा वर्क डन ऑन चार्ज माइनस क्यू इज W1 इक्वल्स टू, फॉर्मूला होगा फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देख बेटा, फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू पे फोर्स कितना लगेगा? F इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू ई। पक्का लगेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, माइनस क्यू चार्ज रखा है अंदर तो माइनस क्यू ही लगेगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? ट्वाइस ए, यही होगा। Q इंटू 2A को क्या लिख सकता हूँ? सिंस Q इंटू 2A इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P से डिनोट करते हैं या P वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देन W1 कितना हो गया आपके पास? माइनस PE, इक्वेशन नंबर 1 W1 कितना हुआ? माइनस P। अगर मुझे इतना ही पूछता तो मैं बोलता पोटेंशियल एनर्जी भी यही है। एज ए ये टोटल वर्क डन जो है एज ए पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में स्टोर हो गया। अगर आपको केवल इतना ही करना होता कि इनफाइनाइट से डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आना होता, केवल अंदर लेके आना होता इस कंडीशन में, तो आप बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी होगी। वो हम एक स्पेशल केस में भी देख लेंगे, ठीक है। बट हमें और क्या करना है? मैं इसको सपोज थीटा एंगल तक रोटेट करूँ, मैं इसको क्या कर दूँ? लाने के बाद इसको थीटा एंगल तक रोटेट कर दूँ। ए बी जो है इसको मैंने थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, तो थीटा एंगल से रोटेट करने में वर्क डन तो हम निकाल चुके। टू रोटेट या वर्क डन लिखो, वर्क डन टू रोटेट एंगल थीटा, वर्क डन टू रोटेट एंगल थीटा, W2 इक्वल्स टू PE1 माइनस कॉस थीटा। कैलकुलेट कर लिया हमने, W2 इक्वल्स टू PE1 माइनस कॉस थीटा, ये चीज़ हम फाइंड आउट कर चुके हैं। W2 इक्वल्स टू PE1 माइनस कॉस थीटा, ये वाली चीज़ हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि अगर डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, θ1 इक्वल्स टू 0 डिग्री वाली कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा है और उसको हम θ2 इक्वल्स टू थीटा एंगल तक रोटेट करते, तो वर्क डन अभी अभी फाइंड आउट किया था, यही था PE1 माइनस कॉस थीटा। टोटल वर्क डन की बात करी जाए इस सिचुएशन में, टोटल वर्क डन W इक्वल्स टू W1 प्लस W2, दोनों वैल्यूज पुट कर लो। W1 की वैल्यू माइनस P प्लस W2 की वैल्यू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, P ऐड करो, P माइनस PE कॉस थीटा प्लस P माइनस P कटा, देन W इक्वल्स टू आ गया माइनस PE कॉस थीटा। ये टोटल वर्क डन आ गया। ये वर्क डन ही एज अ पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन is stored as a potential energy in the system। ये वर्क डन ही एज अ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ सिस्टम में स्टोर होगा। इस सिस्टम में U इक्वल्स टू माइनस PE कॉस थीटा, इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। इक्वेशन नंबर 4, कॉस थीटा P और E दोनों वेक्टर क्वांटिटी, कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट में आता है तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। U इक्वल्स टू माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, U वेक्टर इक्वल्स टू माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, ये इसका वेक्टर फॉर्म आ गया। अब इसकी देखो स्पेशल केसेस देखो, स्पेशल केसेस ध्यान से देख बेटा। फर्स्ट स्पेशल केस, थीटा की वैल्यू मैंने लिखी 0 डिग्री। देखो मैं बता रहा था अभी आपसे कि अगर थीटा 0 डिग्री होगा देन U कितना होगा, सोच के देख बेटा। U इक्वल्स टू माइनस PE कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 सब जानते हो 1 होता है, देन U कितना हो गया बेटा आपका माइनस PE। U की वैल्यू कितनी आई? माइनस T। मतलब देख ध्यान से,
W1 कितना कैलकुलेट किया था -p। अगर मुझे इसको रोटेट नहीं करना होता, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखता, मतलब मैं सीधा इसको लाके ही छोड़ देता, देन उस केस में वर्क डन -p था। ये वर्क डन एज ए पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम में स्टोर होता है और वही आया देख थीटा 0 डिग्री वाली सिचुएशन में, इसका मतलब आपने रोटेट नहीं किया, उस कंडीशन में u की वैल्यू कितनी है -p। सेकेंड केस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर मैं थीटा इसको 90 डिग्री से रोटेट करूं देन u इक्वल टू -pe cos 90। cos 90 आपका 0 होता है, ये वैल्यू कितनी आ गई, u 0 आ गया। थर्ड सिचुएशन देखो, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री तक इसको मैं रोटेट करूं देन u इक्वल टू -pe cos 180। cos 180 -1 होता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो गया प्लस, आंसर कितना आया u इक्वल टू प्लस का pe। ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर मैं थीटा 180 से रोटेट करता हूँ, मतलब पहले ऐसे था -q +q, हम रोटेट करने के -q उधर चला गया, +q इधर आ गया, इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी ये होगी। क्या यहाँ तक का कॉन्सेप्ट में कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बेटा आप सॉल्व करके देखना, कहीं भी कोई डाउट हो मुझे व्हाट्सअप कर देना और पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।